केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका की तनातनी के फाइनल फेज की। मिडिल ईस्ट के समंदर से लेकर तेहरान के रेगिस्तान तक जंग का ऐसा चक्रव्यूह बुना जा चुका है जिससे निकलना अब मुमकिन नहीं है। खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपनी मिसाइलों के साथ साथ एटम बम भी एक्टिव कर दिया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हलचल तेज है, यानी अमेरिका की धमकियां नाकाम रही और ईरान चुपचाप ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है। लेकिन इस बार ट्रंप का मुकाबला सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि उस त्रिकोण से है जिसमें रूस और चीन भी शामिल है। हॉर्मूज की लहरों पर जो जंगी ड्रिल शुरू होने वाली है वो सीधे सीधे वॉशिंगटन को संदेश है कि अगर एक भी गोली चली तो पूरी दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन को ईरान ठप कर देगा। क्या ट्रंप का आर्माडा ईरान के इस अंडरग्राउंड मिसाइल नेटवर्क को भेद पाएगा या फिर ईरान का अराश ड्रोन अमेरिकी जंगी बेड़ों के लिए वाटर ग्रेव साबित होगा, बताएंगे आपको। दूसरी खबर पड़ोसी पाकिस्तान से, जिसका वजूद अब सिर्फ कर्ज के भरोसे ही चल रहा है। दुनिया के नक्शे पर एक देश ऐसा है जो खुद को परमाणु शक्ति कहता है, लेकिन आज उसके वजीर आजम ने दुनिया के सामने कैमरे पर यह कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा भिखारी देश है। यह सिर्फ एक प्रधानमंत्री का कबूलनामा नहीं है, यह एक फेल्ड स्टेट का वो डेथ वारंट है जिस पर चीन से लेकर IMF तक सबने अपने दस्तखत किए हैं। और इस फेल्ड स्टेट को टेंशन दे रहा है भारत का दुनिया में चर्चा का विषय बनना। हमारी वैश्विक कामयाबी ने इस्लामाबाद से लेकर ढाका तक खलबली मचा दी है। एक तरफ पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसी मेगा डील कर दी है जिससे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ताबूत तैयार हो गया है। अब तक जो पाकिस्तान अपने कपड़ों के दम पर विदेशी मुद्रा बटोरता था, भारत की जीरो टैरिफ एंट्री ने उसकी कमर तोड़ दी। हालत यह है कि एक तरफ भारत ग्लोबल GDP में अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा पावर हाउस बनने की ओर है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हमदर्द बने फिर रहे बांग्लादेश ने भी भारत से पंगा लेकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कैसे वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की आधी दौलत पर राज करेगा और पाकिस्तान सिर्फ कर्जदारों की लिस्ट में अपना नाम ढूंढेगा, आपको बताएंगे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल के दरबार से एक ऐसी मांग उठी है जिसने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी। मांग सीधी है कि हिंदू आस्था के सर्वोच्च शिखर पर अब गैर हिंदुओं की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। ये मांग सिर्फ उज्जैन तक सीमित नहीं बल्कि ओंकारेश्वर से होते हुए देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्ति पीठों तक फैल चुकी है। साथ ही बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को चेताया भी, बांदा की धरती से साफ कह दिया कि नारेबाजी से राष्ट्र का चरित्र नहीं बदलेगा बल्कि सुधार भीतर से करना होगा। लेकिन जब बात आस्था के केंद्रों की आती है तो सवाल मर्यादा का उठ खड़ा होता है। संतों का तर्क है कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट तो नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र है जहां की पवित्रता केवल विश्वास करने वालों से ही सुरक्षित रह सकती है। इस खबर पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात ईरान के ट्रंप को घेरने वाले फूल प्रूफ प्लान की करने जा रहे हैं। और चलिए प्रहार में सबसे पहले ईरान की बात कर रहे हैं जो आज अमेरिका के साथ जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप को करारा जवाब देने के लिए मिडिल ईस्ट में मिसाइलें तन चुकी हैं और सेनाएं अलर्ट पर हैं। जहां ट्रंप तेहरान को उड़ाने की धमकी पर धमकी दे रहे हैं, वहीं खामनेई भी ट्रंप की सनक उतारने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अयातुल्ला अली खामनेई अब ट्रंप की हेकड़ी का खात्मा करने के मूड में है। और ये सिर्फ जंग नहीं है, साख और संप्रभुता की लड़ाई है। और इस बार ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, हिसाब बराबर होगा। ट्रंप की हेकड़ी अब अमेरिका पर ही भारी पड़ सकती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए अब आपको बताते हैं। ईरान ने अमेरिका पर हमले की तैयारी कैसे की है, सबसे पहले आप इस तस्वीर से समझिए। देखिए, खामनेई के ये हथियार पल भर में अमेरिका के विमानों को धुआं कर दे रहे हैं। ईरान के मीडिया चैनल्स में ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए जा रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो अमेरिका को कैसे हराएंगे। ये तस्वीर ऐलान जंग का सबूत है।
तस्वीर आपको दिखाते हैं जो सामने आई है, ये देखिए, जिसमें खामनेई के जंगी विमान ट्रंप के अब्राहम लिंकन पर हमला करते दिख रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा वीडियोस, ऐसे कई प्रोपेगेंडा वीडियोस अब ईरान की तरफ से जारी किए जा रहे हैं जो इस बात का इशारा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसे भी जवाब करारा मिलेगा। देखिए, ईरान की जंगी तैयारी ट्रंप पर कैसे भारी पड़ने वाली है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको देते हैं, बताते हैं कैसे भारी पड़ने वाली है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ ईरान जॉइंट नेवी ड्रिल करने वाला है। ईरान में अब रशिया और चीन साथ मिल गए हैं और इन्हीं तीनों देशों के साथ, इसी त्रिकोण के साथ जॉइंट ड्रिल की तैयारी है। ऑपरेशन ज़ुल्फ़िकार ड्रिल का नाम रखा गया है। ईरान की सेनाएं तीनों सेनाओं के साथ ड्रिल में शामिल होंगी और इस ड्रिल में समंदर में मिसाइल दागने का युद्धाभ्यास होगा। जैसा कि ईरान ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके दिखाया भी है, हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई। समुद्री जहाजों को टारगेट करने का ड्रिल किया जाएगा। चीन, रूस और ईरान की ये ड्रिल हॉर्मुज़ स्ट्रेट में होगी। ये वही जगह है जहां पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है और इसी जगह पर ट्रंप का जंगी बेड़ा तैनात किया गया है। ओमान सागर, उत्तरी हिंद महासागर में ड्रिल की जाएगी। 1 और 2 फरवरी को, यानी कल और परसों, इस ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। मतलब साफ है कि अमेरिका की मुश्किलें अब बढ़ने वाली और स्ट्रेट और हॉर्मुज़ पर ड्रिल करना अपने आप में ये बड़ी मैसेजिंग है कि इस रास्ते को रोक दिया तो सब कुछ खाक हो जाएगा, तेल का पूरा कारोबार ठप पड़ जाएगा। तो सनकी ट्रंप पर अब ईरान का दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति से लड़ने के लिए ईरान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयार दिख रहा है। इस बीच ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बहुत बड़ी हलचल नजर आई। आपको हम जरा न्यूक्लियर साइट की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जिसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है। खबर यह है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तबाह हुए जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर फिर से काम शुरू हो गया है। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन करिए जरा, क्योंकि तस्वीर ये बता रही है कि कैसे यहाँ पर जो परमाणु ठिकाने थे, जो अभी आपको याद होगा 7 महीने पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अटैक्स किए थे और उसके बाद इन परमाणु ठिकानों को तहस नहस किया गया था और कहा था कि ईरान के पास परमाणु क्षमता नहीं होनी चाहिए और यही वजह है कि अमेरिका ने तब दबदबा दिखाया था और तब ईरान के साथ बातचीत की बात भी कही थी कि हम परमाणु को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन तब भी ईरान ने कहा था कि हम नहीं रुकेंगे और अब वही होता दिख रहा है। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो हम कह रहे हैं। एक तस्वीर जून 2025 की है और दूसरी तस्वीर जनवरी 2026 की है। जून वाली तस्वीर में आप देखिए, साफ दिख रहा है कि यहाँ अटैक हुआ था और किस तरह तबाही मची थी 2025 में। हम आपको बता रहे हैं 7 महीने पहले की इस तस्वीर के जरिए। और जो हालिया तस्वीर है, आप देखिए, फर्क सैटेलाइट तस्वीरों में आप खुद देख पाएंगे। आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जनवरी 2026 की जो ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं बने हुए निर्माण दिखाई दे रहे हैं। जून में तहस नहस हो गए थे, हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब अमेरिका की चेतावनियों, हमलों के बाद भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक नहीं रहा है, यानी कि नए सिरे से शुरू कर चुका है। ये जनवरी की ताज़ा तस्वीरें यही बता रही हैं। देखिए, ट्रंप के खिलाफ ईरान कैसे एटमी तैयारी में जुट गया। हमने आपको तस्वीर तो दिखाई दी, अब आपको थोड़ी डिटेल भी इस पर दे देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, इस्फान नतांज परमाणु साइट की नई तस्वीरें जारी की गई हैं। प्लैनेट लैब्स पीबीसी ने जो सैटेलाइट इमेज पब्लिश किया है वो हम आपको दिखा भी रहे थे। जून के हमले में दोनों साइट्स को बहुत नुकसान पहुंचा था, क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई हिस्सों पर अब नई छतें बनाई जा रही, यानी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कवर से सैटेलाइट निगरानी छिपाने की भी कोशिश हो रही है। यहाँ पर हल्की कोशिश की जा रही है कि ये तस्वीरें बाहर ना जाएं। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ईरान हथियार बना रहा है, यानी अमेरिका को भी लग रहा है कि उनकी सुनी नहीं जा रही। ईरान लगातार कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। ईरान परमाणु ढांचे को फिर से ऑपरेशनल बनाने में जुटा है और तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। देखिए, अमेरिका के दावों के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत के लिए तैयार हैं। आप सुनिए। تجربه‌های پیشین نشان دهنده عدم صداقت و حسنیت آمریکا در بحث مذاکره بوده است. با این حال ایران آماده مشارکت در هر روند دیپلماتیکی است. तो आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया और साथ ही अराक्ची का बयान भी सुनवाया कि वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक तरफ जहां ईरान अमेरिका अटैकिंग मोड में है,
वहीं आप समझिए कि तेहरान में जनता जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और खामनेई के विरोध में प्रदर्शन भी चल रहा है। राजशाही की मांग अभी भी लगातार की जा रही है। ये वो ताजा तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आई। यानी देश में अभी हालात उतने स्थिर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खामनेई अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। जहां तेहरान में खामनेई के खिलाफ बिगुल बज रहा है, वहीं समंदर में अमेरिका के जंगी जहाज भी हुंकार भरते दिखाई दे रहे हैं और लगातार हमले की चेतावनी भी दे रहे हैं। आप देखिए जंगी जहाज की तस्वीर यहां हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पूरी तरह से तैयार है और बिल्कुल ईरान के मुहाने पर खड़ा है। यानी जब भी चाहेंगे ट्रिगर बटन अगर ट्रंप दबाएंगे तो एक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि टॉमहॉक मिसाइलें और तमाम चीजों से लैस है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ईरान भी आंखें तरे रहा, ईरान भी तैयारी कर रहा है, ऐसे में ट्रंप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अमेरिका की चेतावनी पर ईरान का जवाब भी बहुत करारा है कि अब ईरान किसी भी तरीके से पीछे हटने वाला नहीं है। इस बार ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र निकाल दिया है, जो अमेरिकी सेना पर बहुत भारी पड़ने वाला है। ईरान ने अपने आराश ड्रोन्स की तैनाती की है, जिससे कि ट्रंप थर-थर कांप रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ईरान का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि ये वो आराश ड्रोन है जो भारी नुकसान यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी पहुंचा सकता है और साथ ही उस रणनीति को भी जो ट्रंप शायद बना रहे हैं ईरान पर दबदबा कायम करने के लिए। जब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आराश की, बड़े पैमाने पर आप देखिए कि पूरी तरह से खेप तैयार कर ली गई, तो इसका अर्थ क्या है? ये ब्रह्मास्त्र कितना नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका के उस प्लान को? चलिए जानकारी फटाफट आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। ट्रंप के फुस हथियारों के आगे ये आराश बहुत खतरनाक है। ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जाती है। आप ये भी जानिए कि आराश हमला करके वापस नहीं आता, खुद को उड़ा देता है, यानी कोई ट्रेस भी नहीं बचता। ये कम ऊंचाई पर उड़कर रडार को चकमा देने में सक्षम है, यानी धोखा दे देता है, रडार इसे ट्रेस नहीं कर पाते। एयर डिफेंस के लिए इसे पकड़ना बेहद मुश्किल और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें भारी विस्फोटक वॉरहेड लगाया जा सकता है, पूरी तरह से इनेबल्ड है। आराश ड्रोन नहीं, दुश्मनों के लिए एक तरह से कहें कि मौत है और इसे झुंड में लॉन्च किया जा सकता है, स्पाइडर वेब अटैक किया जा सकता है। सस्ता होने के बावजूद इसका असर बहुत तगड़ा है। अमेरिकी बेस इसकी रेंज में आते हैं जो मिडिल ईस्ट में है और समुद्र में मौजूद युद्धपोत भी इसके सीधे सीधे निशाने पर है। महंगे मिसाइल सिस्टम इसे रोकते रोकते थक जाते हैं, लेकिन संख्या में बहुत है, ऐसे में रोक नहीं पाते। इस ड्रोन से खुद डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत डरते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये ड्रोन पूरी तरह से अभी स्टैंड बाय पे रखा है खामनेई ने और वो कभी भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही ट्रंप कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, तुरंत ये ड्रोन एक्टिव हो जाएगा और इसको हुक्म दे दिया जाएगा कि ये जाए और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करके निस्तनाबूद करके जानकारी दे। तो ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा इस पे और डिटेल आपको दे देते हैं, क्योंकि ईरान का ब्रह्मास्त्र ट्रंप पर गरजने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा ही हम आपको बता रहे हैं। वहीं ट्रंप के आदेश पर उसके जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और हमले के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप से पूरी दुनिया आज एक ही सवाल कर रही है कि आखिर आप ईरान में करना क्या चाहते हैं। ट्रंप ईरान को लेकर कभी नरम है तो कभी इतने सख्त कि मानो अभी जंग छेड़ देंगे। तो उनका रुख बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो चाह क्या रहे हैं। देखिए सनकी ट्रंप चाहे जितनी भी दादागिरी क्यों ना दिखाए, पर अब तेहरान रुकने वाला नहीं है। खामनेई के इस मुल्क ने युद्ध का यलगार कर दिया है। लोकगीत के जरिए बता रहे हैं लोग कि हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप विश्वास ना हो तो सुनो। در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند. ای لشکر صاحب मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने चेतावनी दी तो ईरान ने भी जंग का बिगुल बजा दिया। इस वक्त ट्रंप के खिलाफ सेनाएं फुल अलर्ट मोड पर है। मिसाइल यूनिट्स तैनात है, एयर डिफेंस एक्टिव है और हर मोर्चे पर युद्ध की तैयारी दिखाई दे रही है। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि इस बार ईरान का एक्शन ट्रंप पर बहुत भारी पड़ सकता है।
तैयारी तो आपने देख ली, लेकिन ईरान अब चेतावनी दे रहा है, आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि हम पर अटैक मत करना, अगर अटैक किया तो बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी फटाफट आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। ईरान ने चेताया है कि हमला हुआ तो जवाब इस बार सीमित नहीं होगा, असीमित होगा। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे निशाने पर हैं, ये बता रहा है ईरान। मध्यम दूरी की मिसाइलों से पलटवार की खुली चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, यह भी बता दिया गया है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस खत्म करना आसान नहीं है, यह मैसेजिंग दे दी गई है। ड्रोन और मिसाइल से एक साथ कई अटैक संभव है और अमेरिका की सप्लाई लाइंस पर इसका सीधा असर पड़ेगा, यानी तैयारी बड़ी है। युद्ध की कीमत अमेरिका के लिए बहुत महंगी हो सकती है। इशारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में गंभीर कमियां हैं। ईरान ये भी कह रहा है कि बहुत परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं और हमें कमियां पता हैं और ऐसे में उन्हीं पर चोट होगी, ये खामनेई कह रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि खामनेई की तैयारी पूरी है और उसको लेकर वो तैयार दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो जो ठिकाने हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया, उनको भी उस दायरे में ले आया गया है जहां ईरान सीधे अटैक कर पाए। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि इस बार अमेरिका के लिए जो वो चाहता है, जो वो कहता है, हर बात उसकी माने जाना आसान नहीं है और उसका हर जो हर्ष हो सकता है, उसके हर कहे का, उसको भी समझना आसान नहीं है। आप समझिए, ईरान ने अमेरिका को धोबी पछाड़ वाली मार देने की पूरी तैयारी कर ली। सनकी ट्रंप अब ईरान के हमलों से बच नहीं सकते। तस्वीरें ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में खामनेई की यही जंगी जहाज कैसे काम पर लग गए, आप जरा देखिए। ट्रंप को सबक सिखाने की पूरी तैयारी यहाँ कैसे, आपको जरा तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। نمایی است قایق‌های پشتیبانی هوایی با قابلیت حمل و شلیک موشک‌های پدافندی علیه انواع پرنده‌های متخاصم برای اولین بار. देखिए, एक तरफ ईरान के हथियार है और दूसरी तरफ परमाणु कार्यक्रम, ये सब सन की ट्रंप को मुश्किलों में डाल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ट्रंप लगातार खामनेई को वेनेजुएला से भी खतरनाक हमले की धमकी भी दे रहे हैं, उससे रुक नहीं रहे हैं। आप सुनिए उनका ताजा बयान। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. अमेरिका की धमकियों के बाद अब खामनेई भड़क गए और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान का ड्रोन कैरियर शिप अब तैनात हो गया है। मिसाइलें भी अमेरिकी जंगी जहाजों से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको हम तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं कि तैयारी कितनी बड़ी है। तस्वीरें ये बता रही हैं कि ईरान इस बार हार मानने वाला नहीं है। मिलिट्री को कैसे रेडी रखा गया है, आदेश जारी कर दिया गया, उसकी तस्वीर भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आप समझिए इस तस्वीर को देखकर कि एक इशारा मिलते ही ट्रंप के अब्राहम लिंकन को उड़ाने के पूरे आदेश दे दिए गए हैं। आपको जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, जहां खामनेई आर पार के मूड में हैं, वहीं अब उन्हें उनके दोस्त से भी दगा मिलने वाला है। ईरान को लेकर सऊदी अरब का रुख दोहरा नजर आ रहा है। जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सार्वजनिक तौर पर शांति और कूटनीति की बात कर रहे हैं, वहीं रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने अमेरिका में कहा कि हमला ना होने पर ईरान और मजबूत होगा और इससे सऊदी की रणनीति और मंशा पर अब सवाल उठने लगे कि सऊदी चाहता क्या है, किसकी तरफ है। और ये कंफ्यूजन बड़ा होता जा रहा है कि सऊदी कैसे ईरान की पीठ पर छुरा घोंप रहा है, किसके साथ है, अमेरिका के साथ है। पहले तो सऊदी कह रहा था कि हम अपने बेसिस से किसी भी फाइटर जेट्स को उड़ान नहीं भरने देंगे ईरान के खिलाफ, अब कह रहा है कि और मजबूत हो जाएगा। क्या चाह रहा है यूएई, ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, ईरान पर सऊदी अरब का दोहरा चरित्र एक तरह से कहें एक्सपोज हो गया है। सऊदी ने कहा कि हम टकराव के पक्ष में नहीं, पहले बातचीत की बात हो रही थी। ये भी कहा कि यूएस को एयरबेस नहीं देंगे, जो एयरबेसेस हैं, अमेरिकी एयरबेसेस हैं पूरे इसमें मिडिल ईस्ट में, उनका इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खिलाफ अब दिख रहे हैं, अब नए ताजा उनके स्टैंड में। अमेरिका में हुई मीटिंग में उनके सुर, उनकी बातचीत, सब कुछ बदल गया। ईरान पर हमले को उन्होंने जरूरी बता दिया। ट्रंप का पीछे हटना मतलब ईरान की रणनीतिक जीत होना था। सऊदी अरब इस पूरे समीकरण में बेहद सतर्क नजर आ रहा है। ईरान से सीधे टकराव से बचना चाहता है, लेकिन साथ ही ये भी नहीं चाहता कि ईरान क्षेत्रीय ताकत के रूप में और मजबूत होकर उभरे। और यही संतुलन साधने की कोशिश सऊदी नीति को जटिल और विरोधाभासी बना रही है। अब आप समझिए कि ये जो जंग है, ये उस पैमाने पर आकर खड़ी है जहां दोनों ही, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका, दोनों अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, दोनों बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम दोनों ही शक्तियां हैं। लेकिन ये जब टकराव होगा तो ये तबाही मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया के लिए भी लेकर आने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए समझिए। मिडिल ईस्ट इस समय बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच की टेंशन अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ईरान ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उसकी पूरी पकड़ है और वो किसी भी खतरे के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी असुरक्षित या उकसावे वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बीच अरब देशों, अरब लीग और कई वैश्विक ताकतों ने चेताया है कि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। ईरान और अमेरिका के रिश्ते दशकों से खराब रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ईरान में हाल ही के महीनों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। आर्थिक संकट, मुद्रा के गिरते मूल्य और बेरोजगारी ने आम लोगों को सड़कों पर ला दिया है। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद हजारों लोगों के मारे जाने के आरोप लगे। अमेरिका ने इन घटनाओं को मानवाधिकार उल्लंघन बताया और ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिर से सख्त रुख अपनाया। ट्रंप का कहना है कि ईरान अगर बातचीत नहीं करता तो अमेरिका के पास सैन्य विकल्प खुले हैं। हालांकि अब ईरान बातचीत के लिए तैयार है। इस पूरे तनाव का असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में देखा जा रहा है। ये समुद्री रास्ता दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ माना जाता है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से जाता है। सऊदी, इराक, यूएई, ईरान जैसे देश इसी रूट पर निर्भर हैं। यहाँ इस समय ईरानी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। चीन रूस के साथ 1 फरवरी से इसकी एक्सरसाइज शुरू होगी। ईरान ये दिखा रहा है कि अगर किसी भी तरह का हमला हुआ तो वो पूरी तरह से इस रूट की नाकेबंदी कर देगा। ईरान के IRGC कमांडर मोहम्मद अकबर जादे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान जमीन, समुद्र और हवा तीनों स्तर पर हॉर्मूज को कंट्रोल करता है। अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन, हवाई क्षेत्र या समुद्र का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया तो उसे दुश्मन माना जाएगा। इस बीच अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। सेंटकॉम ने F-18 फाइटर जेट की उड़ान भरने की तस्वीर ईरान को दिखाने के लिए जारी की है। ये कदम साफ संकेत है कि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य रूप से भी पूरी तरह तैयार है। ईरान ने भी पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। ईरान ने US के खिलाफ युद्ध की पूरी तैयारी की है। 1000 नए स्ट्रैटेजिक ड्रोन तैनात किए गए हैं। ईरान की तरफ से लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए जा रहे हैं। परमाणु ठिकानों पर भी ईरान की गतिविधियां बढ़ी हैं, तो अमेरिका के लिए बड़े खतरे का संकेत है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस बार की जंग जोरदार होगी, जो सन की ट्रंप को अंदर तक चोटिल कर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए ईरान के बाद अब आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद ही रो रो कर दुनिया के सामने ये कबूल कर रहे हैं कि वो कई देशों के कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। पाकिस्तान की इज्जत तो दुनिया में कभी थी ही नहीं। रही सही कसर फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ की जोड़ी ने पूरी कर दी है। शहबाज अपनी आवाम के सामने रो रहे हैं कि हमारा सर झुका हुआ है। क्यों हुआ ऐसा बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं
जिससे आप पूरी कहानी बहुत आसानी से समझेंगे। आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो और देखिए कैसे इसमें कटोरा शरीफ के नाम पर कैसे मोहर लगा दी है शहबाज शरीफ। है तो ये AI वीडियो, लेकिन पाकिस्तान की हालत इससे खास अलग भी नहीं है। जरा देखिए, हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा, देख रहे हैं आप, AI वीडियो तो है लेकिन सच्चाई तो दिखा रहा है वीडियो। अब जो दिख रहा है वो तो सच ही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी सीधा आपको शहबाज शरीफ के मुंह से ही सुनवा देते हैं कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान के कर्ज को पूरी तरह से अपने साथ लेकर, कटोरा ले लेकर पूरी दुनिया से पैसे मांग मांग कर जुटाया है। आतंकिस्तान का बेशर्म प्रधानमंत्री ये कहने से भी नहीं चूक रहा कि उसने दुनिया के कोने कोने में जाकर भीख मांगी। सुनिए कटोरा शरीफ का लाइव कटोरे वाला कबूलनामा। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। तो अब कह रहे हैं कि सर झुका हुआ है। अब वो तो झुकना लाजमी है क्योंकि पूरा देश कर्जे में डूबा हुआ है और हालात ऐसे हैं कि जो पैसा मिलता है वो आतंकियों में बांट दिया जाता है। और ऐसे में अब जब कबूलनामा सामने आया तो किस तरह से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, झुका हुआ है पाकिस्तान, आपको डिटेल इस पर पूरी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए IMF का कितना कर्जा है जान लीजिए। सबसे पहले 8.3 अरब डॉलर IMF का। अगला डेटा ADB का 43.4 अरब डॉलर का कर्जा। चीन का भी कर्जा है। चीन तो अपना कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, आधी जमीन तो ले चुका है इनकी, और बाकी CPEC के जरिए कब्जा करता जा रहा है। और कर्जा कितना है? 12.27 लाख करोड़ रुपए, ये इंडियन करेंसी में बता रहे हैं। जापान का भी बता देते हैं, 3.48 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। ये वो डेटा है जो शायद सोने नहीं देता होगा कटोरा शरीफ को। सऊदी अरब की बात कर लें तो 1.49 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, और इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका का भी कर्ज है। यानी ये कर्जा लेकर उठते हैं, कर्जा लेकर बैठते हैं, कर्जा लेकर खाते हैं, कर्जा लेकर पीते हैं और कर्जा लेकर आतंकियों पर स्वाहा कर देते हैं। इनका यही हाल है और यही वजह है कि इनकी आवाम दाने दाने को तरसती है, दाने दाने को। खाने को नहीं होता, आटा नहीं होता, इस तरह की तस्वीरें आती हैं। और इसके पीछे की पूरी कहानी अब शहबाज शरीफ ने खोल ही दी है। यानी ऐसा है कि कोई डर नहीं जहां पर इन्होंने भीख के लिए मुनीर और शहबाज ने सर नहीं झुकाया, कोई डर ऐसा नहीं। शहबाज के इसी बेशर्म कॉन्फिडेंस पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा है। उन्होंने तो कह दिया कि पाकिस्तान को अपने झंडे से चांद हटाकर भीख का कटोरा वहां परमानेंट कर देना चाहिए। आप समझ रहे हैं? और सलाह मशवरे सिर्फ भारत से नहीं आ रहे, बल्कि पाकिस्तान में खुद ही अंदर खाने ये बात आम हो गई है कि अब पाकिस्तान की लुटिया डूबनी तय है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री गौहर एजाज ने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई डील पाकिस्तान को पैरालाइज्ड कर देगी। पाकिस्तान के 1 करोड़ लोगों को रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, खतरा मंडराने लगेगा। ये खुद उन्हीं के देश में अब कहा जा रहा है। और आप ये भी समझिए कि ये हम क्यों कह रहे हैं, आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। 27 जनवरी की तस्वीर, जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच डील हुई। ये उसी डील की तस्वीरें हैं जो यूरोप में भारत के व्यापार के रास्ते मजबूत करने वाली मदर ऑफ ऑल डील्स इसे कहा गया। और इसके बाद पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। उसके बचे खुचे कमाई के रास्ते भी अब बंद हो जाएंगे, क्योंकि यूरोप को भारत का साथ बहुत पसंद है। और इसको लेकर उनकी तरफ से ये बात कही भी गई है, सुनिए जरा। Greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU legal gateway office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. This is good for our economies,
This is good for the friendship between our people, and this openness benefits us all. तो सुना आपने, यूरोप कैसे खुले मन से भारत को गले लगाना चाहता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील इस वैश्विक समीकरण को पूरी तरह से बदल देगी। भारत उस गेम का नया सिकंदर बनने वाला है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने जो समझौता किया है, उससे भारत को क्या फायदा होगा, चलिए इस पर भी जानकारी आपको देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी कहानी, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। देखिए, इस डील से यूरोपियन यूनियन मार्केट में भारत के कपड़ों का निर्यात तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत के कपड़ों पर टैरिफ करीब करीब खत्म हो जाएगा। और इससे पहले भारतीय व्यापारियों को यूरोप में कपड़े बेचने पर 12% टैरिफ देना होता था, अब खत्म होने के करीब है। लेकिन इस डील के बाद भारतीय कपड़े टैरिफ फ्री होंगे, मतलब दाम कम और बिक्री ज्यादा। इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगेगा, और यही चिंता बढ़ा रहा है पाकिस्तान की भी और उसके दूर के भाई बांग्लादेश की भी। ये डील भारत के लिए तो फायदा लेकर आएगी ही, लेकिन इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश को करारा झटका, डबल अटैक लगना तय है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बड़े पैमाने पर रेडीमेड कपड़ों का व्यापार यूरोप के देशों में ही करते हैं। पाकिस्तान की तो अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है, लेकिन उसके ये कपड़े अब फटने वाले हैं, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन की डील ने पाकिस्तान की चूड़ियां कस दी हैं, और इस कदर टाइट की है इस बार चूड़ी कि उनको लग रहा है कि अब तो गए काम से, अब तो जो थोड़ा बहुत था वो भी निकलने वाला है। यानी जो पैसे थोड़े बहुत व्यापार करके मिलते थे, वो पैसे भी अब हाथ से निकलने वाले हैं, क्योंकि भारत ने तो डील कर ली। और भारत जब किसी चीज पर आगे बढ़ता है तो बाकी देश इस जैसे पिछलग्गू देश तो पीछे ही रह जाते हैं ना। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, बताते हैं कि पूरी कहानी। यूरोप में पाकिस्तान कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था, ऐसा कह सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ने जीएसपी स्टेटस दिया था। जीएसपी स्टेटस में टैरिफ से छूट रहती है। पाकिस्तान का 80% निर्यात टैरिफ फ्री हुआ करता है। पाकिस्तान हर साल $6.2 अरब का निर्यात करता है। कुल $9 बिलियन का निर्यात होता रहा है, लेकिन अब ये बदल जाएगा। इसलिए बदल जाएगा क्योंकि अब इस मार्केट में भारत की एंट्री हो चुकी है और पूरी तरह से टैरिफ में छूट मिल चुकी है। 27 देशों का मार्केट भारत के लिए खुल चुका है, और भारत में इतना बड़ा प्रोडक्शन हब है कि अब जब हम आएंगे मार्केट में तो पाकिस्तान के लिए कहां जगह बचने वाली है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ऐसा करता है, जहां जाता है वहां पर अपनी छाप छोड़ देता है। अब पाकिस्तान की खाट खड़ी होना तय है, लेकिन पाकिस्तान से यारी बांग्लादेश को भी अब भारी पड़ सकती है। ये वही बात है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान के चक्कर में बांग्लादेश ने खुद ही मुसीबत मोल ली है। अब उनके आगे पीछे डोरे डाल रहे थे, अच्छा भला भारत ने अलग करवाया था, सब कुछ सेट करके दिया, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। कंगाल पाकिस्तान जिहाद की आग में अब बांग्लादेश को भी जलाना चाहता है, और बांग्लादेश भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब नक्शे कदम पे चलेंगे तो डूबेंगे, क्योंकि भारत के साथ रहते तो फायदे में रहते। भारत ने उन्हें इतना बड़ा देश बनाकर दे दिया, लेकिन अब अकल शायद थोड़ी छोटी थी, समझ थोड़ी कम थी, और वजह ये रही कि फिर से पिछलग्गू बन गए। अब उसका नतीजा तो भोगना पड़ेगा। कैसे भोगेंगे, चलिए बता देते हैं आपको फटाफट। क्योंकि भारतीय सूती धागे पर कस्टम ड्यूटी का प्लान अब तैयार कर लिया गया है। 10 से 20% ड्यूटी लगा सकते हैं यूनुस सरकार, कहा जा रहा है। बांग्लादेश इंपोर्ट करता है ये सूती का धागा, और भारत $3.57 अरब का निर्यात करता है। भारतीय निर्यात का 46% हिस्सा बांग्लादेश में है। भारतीय धागे से ही कपड़े बनते हैं, और बांग्लादेशी कपास उत्पादकों ने अब इसका विरोध किया है। विरोध शुरू हो चुका है। व्यापारियों की पसंद भारतीय सूती धागा ही है। पाकिस्तान ने ऐसे में अब आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश को अपनी बातों में फंसाकर उनकी लुटिया डुबो दी है, क्योंकि वो तो फंस गई है। हुक्मरान तो अपने खेल खेलते रहते हैं, लेकिन इसमें आम जनता पिसती, और यही नुकसान वहां के लोगों को होगा, निर्यातकों को होगा। वो इससे टेंशन में, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि देश कहां जा रहा है। और ये वहां के नेताओं की ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नेताओं की दिक्कत है। उनको समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या निर्णय लेना है कि उनकी जनता को फायदा, अपने ही वो उसमें लगे रहते हैं। यूरोपियन यूनियन में देखिए साफ कर दिया है कि एशिया का बॉस अब भारत ही होगा। व्यापारिक समझौते के लिए भारत आए यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि भारत न सिर्फ व्यापार बल्कि ज्ञान की भी खदान है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान ने ही यूरोप को प्रकाश दिया है। सुनिए उन्हें कैसे
भारत को वो की रोल प्ले करने वाला बता रही हैं। The relationship between Europe and India goes back thousands of years. We have long been connected and inspired through trade, science, and culture. From the earliest discoveries by Indian astronomers to the mathematicians who helped shape the European Enlightenment, or modern voices like Rabindranath Tagore, the first Indian to win the Nobel Prize. His poetry speaks to us still today every time India's national anthem is sung, as we've just heard. This history is the foundation for the transformative partnership we are building today in the fields of economy, technology, and far beyond. And the political ties between Europe and India have never been stronger. The European Union and India are natural strategic partners. और देखिए, इस डील ने चेंज ऑफ पावर की तरफ भी इशारा कर दिया, यानी दुनिया की ताकत अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाली। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने IMF की तरफ से जारी की गई दुनिया के ताकतवर देशों की एक लिस्ट शेयर की, जिसमें भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा समझाते हैं हम क्या कह रहे हैं। देखिए, ग्लोबल जीडीपी में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है भारत। चीन के बाद भारत बनेगा सबसे बड़ा बाजार। अमेरिका को पछाड़कर भारत ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। चीन और भारत मिलकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया की 43.6% जीडीपी कंट्रोल करेंगे, लगभग 50% के बिल्कुल करीब है। अब आप समझ रहे हैं डिसाइड कौन करने वाला है दुनिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अमेरिका तो साइड हो चुका है, इंडिया और चाइना। तो देखा आपने, दुनिया को समझ आ चुका है कि अब भारत का टाइम आ चुका है। टैरिफ की धमकियों से डरने के बजाय भारत ने यूरोप में नया मार्केट खोल दिया है और इससे शाहबाज की नींद उड़ गई है। मोदी के एक फैसले ने कैसे पूरा गणित बदला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। European Union and India are natural strategic partners. कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। ये तस्वीरें देखिए, ये अनुमान भारत के दबदबे को साबित करने वाला है। ये पीएम मोदी की ट्रेड टैक्टिक्स पर मुहर लगा रहा है। एलन मस्क का ये ऐलान बता रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में अब भारत नंबर 2 बनने वाला है। भारत और यूरोपियन यूनियन की डील ने सारा खेल बदल दिया है। जो डील हुई उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी दिखने शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ का रोना निकलने लगा है। कटोरा शरीफ और फील्ड मार्शल ने दर दर की ठोकरें खा के जो चंदा जुटाया था, अब उन्हें समझ आ रहा है कि इससे तो बड़ी बेइज्जती हुई। दुनिया पाकिस्तान पर थू-थू कर रही है तो शहबाज के घड़ियाली आंसू निकलने लगे हैं। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। पाकिस्तान का डर यह है कि यूरोपियन यूनियन और भारत की डील पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी की कमर तोड़कर रख देगी। दोनों देश बड़े पैमाने पर रेडीमेड कपड़ों का निर्यात करते हैं, लेकिन भारत पहले से इस बाजार का किंग रहा है। इस डील के बाद यूरोप के 27 देशों में भारत टैरिफ फ्री व्यापार कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चंटू मंटू की दुकान बंद हो जाएगी, यानी कंगाली में डूबा पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा और उसकी जिहादी पाठशाला का नया स्टूडेंट बांग्लादेश भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बेहद करीब पहुंच गया है। यानी दोनों का डूबना तय है। बस ये देखना है कि पहले किसकी दुकान पर ताला लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथ में कटोरा है, वहीं भारत हिंदू राष्ट्र बनने के पथ पर अग्रसर है। सालों की चुप्पी को तोड़कर साधु संतों ने समाज को जगाने का बीड़ा उठा लिया है। मठ मंदिरों से लेकर सड़कों तक एकजुटता का शंखनाद गूंज रहा है। सनातन की जड़ों को सींचते ये अभियान हिंदू चेतना की नई धार देने को तैयार है। इसी धार को चिंगारी देने के लिए बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक बार फिर जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ नया था, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा है कि मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, उन्हें अपनी कुरीतियों में सुधार करना पड़ेगा। सुनिए।
हिंदू एक बात हमारी नोट कर लें, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हमारे सनातन में कमी है, उन कमियों को जब हम दूर करेंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। धीरेन्द्र शास्त्री ने और क्या कुछ कहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सनातनी पथ पर निकले हुए अक्सर ये बात करते हैं। बागेश्वर सरकार ने कहा है कि मुसलमानों को गाली देना बंद करें। मुसलमानों को गाली देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान शादी को लेकर भी बयान दिया। कहा कि एक वो है, उनके यहाँ तो 3 बार हाँ हूं कर दिया गया और तलाक हो गया, लेकिन सनातन धर्म में व्यवस्था मजबूत है। यहाँ जब तक 20-25 बार कोर्ट में पेशी ना हो जाए, रिश्ता नहीं टूटता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। तो मैसेज सभी के लिए था, इशारों में था। देखिए, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के पथ पर चल रहे हैं, कुरीतियों को दूर करने की बात कर रहे हैं, वहीं सनातनी भी उनका खूब साथ दे रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, भक्तों का ये हुजूम देखकर आप समझ सकते हैं कि बागेश्वर सरकार की बातें लोगों के मन तक कैसे पहुंचती है। देख रहे हैं आप, जिधर देखेंगे उधर ही लोग नजर आ रहे हैं आपको। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद ओंकारेश्वर में भी इसी तरह का नियम बनाए जाने की मांग उठने लगी है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने तो ये गुजारिश की है, देश की जो 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ हैं, वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। हम विवादों को पटाक्षेप करते हुए एक दूसरे के प्रति एक आचार संहिता बनाएं। हर मंदिर की अपनी एक आचार संहिता हो, जिसके अंदर मंदिरों के अंदर जो उस धर्म का नहीं है उसका प्रवेश आप न करें। बाहरी क्षेत्र में कर सकते हैं, जहां पर उनकी साहित्य सामग्री, उनके प्रचारक बैठते हों, उनके विचारक बैठते हों, ताकि उस धर्म को समझने में उनको मदद आए। तो चलिए, मांग तो उठ गई है, अब इसको लेकर क्या फैसला होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ प्रहार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।